what are the biggest mistakes that generally students make in their visa application forms? 2000 दिसंबर 2025 से पहले ना फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और अदर डॉक्यूमेंटेशन ये मेन रीज़न हुआ करता था फॉर वीज़ा रिफ्यूज़ल. बट फ्रॉम जनवरी 2026 एज आई हैव सेड अर्लियर ऑल्सो, जीएस टेस्ट फॉर्म जो है उसका वीक रहना या जेनरिक रहना या वेग रहना, जैसे वाई यू वांट टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, आई लव ऑस्ट्रेलिया, ये जो टाइप के जो आंसर्स होते हैं ना, दैट इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग अराउंड 40%. तो जीएस स्टेटमेंट का ना जो प्रॉपर करियर प्रोग्रेशन नहीं चूज़ करना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सबसे बड़ी गलतियां कर रही हैं लोग, स्टूडेंट्स जो हैं. एक एग्जांपल देता हूँ. एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे नोन का था, वो ऑलरेडी मेलबर्न में रह चुका था 2 सालों के लिए. ही रिटर्न बैक, कुछ दिनों के लिए जॉब किया एंड ही रीअप्लाइड फॉर अ न्यू कोर्स. अब उसकी एकेडमिक बहुत अच्छी है, स्पॉन्सरशिप भी था, उसके स्पॉन्सर्स हैं, दैट मीन्स पैसे की भी कोई कमी नहीं है. बट स्टिल उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया. यहाँ पर सोचो उसके पास ऑस्ट्रेलिया का ट्रैवल हिस्ट्री भी है, बट स्टिल उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया. उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने जो फर्दर कोर्स जो उन्होंने पिकअप किया ना, वो उसके पास्ट कोर्स को जस्टिफाई नहीं कर रहा था. तो इसको लॉजिकल करियर ट्रेजेक्ट्री नहीं है ये बोलकर रिजेक्शन हुआ है. दैट मीन्स ये छोटी छोटी रीज़न है, करियर प्रोग्रेशन, टाइज टू होम कंट्री, ये सारे जो रीज़न है ना, इसको लोग बता नहीं पा रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं अपने जीएस फॉर्म में. एंड दैट इज दोज आर द बिगेस्ट मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग व्हाइल अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया. Okay, thank you, sir. Then the next question will be why it is hard to make strong SOPs for students nowadays. सो जब भी ऑस्ट्रेलिया की एसओपी की बात होती है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ एसओपी एंड देयर इज अ जीएस टेस्ट फॉर्म. ठीक है. एसओपी इज समथिंग, जब हम ना किसी कॉलेज को अप्लाई करते हैं और यूनिवर्सिटी में, तब हम उनको एसओपी देते हैं. एंड बट व्हेन वी गो फॉर द वीज़ा तो हम एक जीएस टेस्ट फॉर्म भरते हैं. देखा जाए तो पर्पस दोनों का सेम है, दैट हम अपने इंटेंशंस, जो हम अपनी जो व्हाट वी वांट, व्हाई वी वांट टू स्टडी, ये सारी जो चीज़ें हैं हम उसमें क्लियर करते हैं. बट समझ लेते हैं एसओपी एंड जीएस इज सेम थिंग. तो सबसे हार्ड इसलिए होता है ना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है जो अपना एसओपी बनाता है, उसे एक्सपीरियंस नहीं रहता. प्रीवियसली उसने कभी भी किसी भी कॉलेजेस के लिए एसओपी, दैट मीन्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसने कभी नहीं बनाया रहता. तो जब उनके सामने क्वेश्चन आता है ना, दैट व्हाई यू वांट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया या व्हाई यू वांट टू स्टडी टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसका रिप्लाई आता है दैट सिंस चाइल्डहुड ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज फैसिनेटेड मी, सो फॉर दैट रीज़न आई वॉन्ट टू गो टू ऑस्ट्रेलिया एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द विल्डरनेस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया. तो ये ना बहुत जेनरिक आंसर है. इसका करेक्ट आंसर कुछ इस तरीके से हो सकता था कि लाइक आई हैव ट्राइड व्हेन आई explored opportunities abroad, I considered UK and Canada also. But as far as fees are concerned, Australian university had a better fee. Apart from this, my eligibility criteria was majorly met by the Australian university. Also, as rank wise also, the Australian universities are quite better ranked as compared to their other counterpart. मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फैक्ट से प्रूफ करना है, इमोशन से नहीं कि आप ये है वो. तो ये तो पहला चीज़ हो. और ये सारी चीज़ों में वो होता है, जैसे हाउ डू यू से दैट यू विल कम बैक टू रिटर्न बैक टू योर कंट्री. आई लव माई पेरेंट, सो वंस आई कंप्लीट माई स्टडी इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू लिव विदाउट देम. कोई नहीं आता ऑस्ट्रेलिया, लोग जा ही रहे हैं वहाँ पर सेटल होने के लिए. तो ये जो जेनरिक स्टेटमेंट काम नहीं करते हैं. और यूजुअली ना जितने बच्चे हैं जो खुद से एसओपीज डिज़ाइन करते हैं, या जो इनएक्सपीरियंस्ड लोग हैं जो एसओपी डिज़ाइन करते हैं, वो यही गलती करते हैं, दैट दे पुट टू मैनी जेनरिक स्टेटमेंट ओवर देयर. इसके अलावा क्या रहता है, एआई से जनरेट कर रहे हैं हम. सब लोग आजकल सोचते हैं कि एआई से हम फॉर्मुलेट कर देंगे, वो ईजिली डिटेक्ट हो जाता है वीज़ा ऑफिस में. उसके अलावा कोर्स ऑफ प्रोग्रेशन, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, वो ठीक से डेमोन्स्ट्रेट नहीं करते. कई बार ना इनकन्सिस्टेंसी रहती है. एक जगह हम लिखे रहते हैं दैट आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IELTS, कहीं पर लिखे रहते हैं, और साथ में हम क्या लगाए रहेंगे कि वो जॉब, वहाँ पर हमने उस ड्यूरेशन में जॉब किया है, और जॉब किया है कुछ किसी और फील्ड में, सेल्स में जॉब किया, और वहाँ हम जा रहे हैं कंप्यूटर की कोर्सेस में. तो ये सारी जो इनकन्सिस्टेंसीज है ना, वो हम SOP पे जाने अनजाने पूरी मैंशनड हो जाती है, और यहीं पर पूरी गलती हो जाती है. एंड दैट्स वाई ये आम लोगों के लिए तो बहुत हार्ड है ये SOP फॉर्मुलेट करना. Okay, understood, sir. So the next question will be why students struggle with their finances nowadays. ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बिकॉज
लैक ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस, इसको यूजुअली दिस इज हाउ टेक्निकली इट इज़ बिन कॉल्ड ओवर देयर। सबसे पहले हमें ये समझना है कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ही बढ़ गई है। नाउ आपके अकाउंट में 29,710 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपको शो करना है, प्लस फुल 1 ईयर का ट्यूशन फी आपको शो करना है, प्लस 3,500 AUD के आसपास आपको ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड मिसलेनियस शो करना है। तो ये आपके अकाउंट में होना चाहिए, बट अकाउंट में बैंक स्टेटमेंट में दिख भर जाने से काफ़ी नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स दिखाते हैं, स्टॉक शेयर्स दिखाते हैं या प्रॉपर्टी दिखाते हैं। आज के समय पहले ही एक्सेप्टेड था, आज के समय में सारी जो अमाउंट है वो लिक्विड में होनी चाहिए। दैट मीन्स आप उसको बोला जाता है रेडी टू यूज़, तो रेडी टू यूज़ दिखाना चाहिए। उसके अलावा क्या है, 3 से 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगता है, बट वो दिखता है बैंक ऑफिसर को कि अचानक से वो पैसा आया। से आपको 20 लाख की रिक्वायरमेंट थी, किसी ने अचानक से 10-10 लाख करके डिपॉजिट किया, वो एक्सेप्टेड नहीं है। और अगर ऐसा हुआ है तो यू नीड टू प्रूव कि ये कैसे हुआ है। हो सकता है आपके पास FD हुआ हो, वो FD तो FD आपका एक फिक्स मनी था, उसको आपने डिसॉल्व किया, लिक्विडेट किया, तो दैट विल बी एक्सेप्टेड। तो ये जो सारी चीज़ें जो है ना, इसके वजह से फाइनेंसेस जो है आजकल बच्चों को नहीं मालूम रहता, सो दे आर स्ट्रगलिंग। पहले आपका एक लोन जो सैंक्शन लेटर है वो एक्सेप्टेड था, लेकिन अब आज के समय में आपको लोन डिसबर्सल लेटर्स चाहिए होता है। आपके अकाउंट में लोन डिसबर्स्ड दिखाना होता है, तब ये सारे फाइनेंसेस जो कंडीशंस हैं वो मीटअप होते हैं। वैसे सेम स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स के साथ आपके रिलेशन आपको फिक्स करना है, तभी वो स्पॉन्सर्स एंड स्पॉन्सर्स के भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उतने ही करेक्ट रहना चाहिए जितने आपके और आपके पेरेंट्स के। सो ऑल इन ऑल ये बहुत छोटी छोटी डिटेल्स है जिसके वजह से फाइनेंशियल चीज़ों को दिखाना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को। Okay. So we'll continue with our fifth question. That will be how the old visa reflects the outcomes nowadays. इसके दो पहलू हैं। पहला, डज ओल्ड वीज़ा रिफ्यूज़ल impacts the outcome? The answer is yes. But the second part, does old visa refusal always negatively impact the outcome? It is not necessarily yes. So yes, आपको ओल्ड वीज़ा रिफ्यूज़ल दिखाना जरूरी है अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अब यहाँ पर वीज़ा रिफ्यूज़ल 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलिया का ही वीज़ा रिफ्यूज़ल हो सकता है, या फिर आप दूसरे कंट्री के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ऑनेस्टली वो शो करना है, आप छुपा नहीं सकते। बहुत स्टूडेंट दे ट्राई टू प्ले क्लेवर, वो UK का वीज़ा रिफ्यूज़ल है तो वो ऑस्ट्रेलिया वीज़ा में वो उसको शो नहीं करेंगे, बट इनकी डेटाबेस में दे कैन फाइंड इट आउट। या इटली के लिए अप्लाई किए हैं एंड नाउ दे आर अप्लाइंग फॉर द ऑस्ट्रेलिया एंड दे विल ट्राई टू हाइड किया, क्योंकि पासपोर्ट में तो कोई स्टैंपिंग हुई नहीं है ना, सो दे फील लाइक कि इनको क्या पता चलेगा। तो पहला जो चीज़ है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑनेस्टली बताओ और उनको वो लेटर दो कि ये मेरा रिफ्यूज़ल लेटर है। सेकंड, जब आपने उसको बता दिया कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ल है, तो वहाँ पर एक जो वीज़ा ऑफिसर है वो तुरंत अलर्ट तो हो जाता है कि यार इसका क्यों वीज़ा रिफ्यूज़ल है, समवन हैज़ अप्लाइड फॉर कनाडा क्यों है। सो अब आपको ये प्रूव करना है कि जिस वजह से वो वीज़ा रिफ्यूज़ल वहाँ हुआ था, दैट कंडीशन इज़ नॉट अप्लाइड ओवर ऑस्ट्रेलिया, एंड दैट्स वाई आई एम नाउ कॉन्फिडेंट कि ये मेरे लिमिटेशन नहीं है। से आपका पहले ही ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ है एंड यू आर नाउ अगेन अप्लाइंग फॉर द ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, तो आपको ये बताना है कि से उस समय आपके पास लैक ऑफ फाइनेंशियल एविडेंस की वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ल हुआ था। तो आपको अब बताना है कि दैट बिकॉज ऑफ दैट रीज़न माई वीज़ा हैज़ बिन रिफ्यूज्ड, बट अब मैं वो सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपको चेंजेस जो है वो दिखाना है कि दिस सिचुएशन हैज़ बिन चेंज्ड एंड नाउ आई फील दैट आई एम एलिजिबल फॉर द वीज़ा, एंड हेंस ओल्ड वीज़ा रिफ्यूज़ल के इम्पैक्ट को आप मिटिगेट कर सकते हो। Okay, nice. So another question will be, what is the most confusing part in visa applications for students? देखिए, मोस्ट कन्फ्यूजिंग पार्ट इन वीज़ा एप्लीकेशन उनका जो GS स्टेटमेंट, मैं हमेशा शुरू से वही कह रहा हूँ, और उसमें भी अगर आप उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है व्हाट आर योर करंट सर्कमस्टांसेस। अब मैं ये क्वेश्चन किसी को सामने कर दूँ, व्हाट इज़ योर करंट सर्कमस्टांसेस, कोई आंसर नहीं कर पाएगा, बट इसके बड़ी टेक्निकल आंसर्स होते हैं। लाइक मैं अभी ये कर रही हूँ, ये कोर्स हुआ है, मेरे पेरेंट अभी ये कर रहे हैं, मेरे सिबलिंग्स ये हैं, मतलब करेंटली जो आपके सिचुएशंस है ना, उसको फैक्ट के साथ, एविडेंस के साथ प्रूव करना, वो करंट सर्कमस्टांसेस है। इसके आंसर्स लोग गलत देते हैं।
उसके बाद एक आंसर होता है वाई यू हैव चूजन ऑस्ट्रेलिया, जैसे मैंने पहले भी बोला आई लव ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो वेग आंसर्स हैं ये सेम। वाई यू हैव चोजन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, उसकी भी बड़ी टेक्निकल आंसर है। लाइक समडे वी विल सेट एंड वी विल ओनली डिस्कस एसओपी, तो मैं आपको बताऊंगा कि वो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी आपका रीज़न क्यों बना। ऐसा तो नहीं है कि सर यहीं से बस मेरे को, ऐसा भी रीज़न हो सकता है कि मुझे सिर्फ यहीं से ही ऑफर लेटर आया, सो दैट बिकम्स अ वेरी जेन्युइन आंसर ना, कि आई अप्लाइड 5 यूनिवर्सिटी और उसके वजह से। तो दूसरा आंसर दूसरा तरीका, एक्चुअली देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये है कि कहीं भी एडमिशन हो जाए, ठीक, किसी भी ऑस्ट्रेलियन, बट वो उनका ऐसा नहीं मानना है। आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को पिक किया है तो कुछ उसके पीछे रीजंस होंगे। उसके अलावा एक और चीज़ है जहाँ पर स्टूडेंट्स के आंसर्स बहुत गलत होते हैं या इनकन्सिस्टेंट होते हैं, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स। बच्चे ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली बता देते हैं कि मैं पीआर लेने वाला हूँ या पोस्ट, क्योंकि वो बार बार बताएंगे ऑस्ट्रेलिया हैज़ फिनोमिनल पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा रूल, तो बार बार उस चीज़ को कह रहे हैं। दैट मीन्स वो ऑफिसर्स को समझ में आने लगता है कि ये इसकी पूरी इंटेंशन है वहाँ स्टे करने का। प्लस वो प्लान में कई बच्चों को इतने स्मार्ट हो जाते हैं कि उनको ये पता है कि हाँ रिटर्न जरूर शो करना है, ये नहीं शो करना है कि ऑस्ट्रेलिया, बट आई विल रिटर्न बैक टू इंडिया। तो रिटर्न बैक टू इंडिया के बाद क्या, आप आ तो नहीं जाओगे, आपको यहाँ नौकरी का क्या है, यहाँ सैलरी कितना, अगर आप वहाँ पे 50-60 लाख रुपए डाल रहे हो तो यहाँ उस 50-60 लाख को कब तक रिकवर करोगे, जिसको ROI कहते हैं। ये सब चीज़ें प्रूफ नहीं कर पाते। तो ये जो सबसे ये जो चीज़ें हैं ना, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि उसमें क्या आंसर्स लिखे हैं क्या नहीं लिखे हैं। Okay, so our next question will be how to show ties to home country. ओके, देखो टाइज टू होम कंट्री, इसका पहले तो मीनिंग समझते हैं क्या होता है। जो वीज़ा ऑफिसर है वो ये कन्विंस होना चाह रहा है आपके साथ कि जब आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर लेंगे तो कुछ ऐसे कंपल्सिव रीज़न होना चाहिए जिसके वजह से आप इंडिया वापस, इंडिया मीन्स क्योंकि हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो आप इंडिया वापस जाएं, अपने होम कंट्री वापस जाएं। अगर आपके पास घर पर कोई नहीं है और आप ऑस्ट्रेलिया गए तो आपके पास कोई रीज़न नहीं है। यू मे अप्लाई फॉर रेफ्यूजी ओवर देयर, यू मे अप्लाई फॉर अ PR और सर्टेन काइंड ऑफ अ थिंग, या वर्क वीज़ा के लिए। तो आप रिस्की एंट्रेंट बन जाते हैं क्योंकि वो इस समय सिर्फ स्टूडेंट को बुला रहे हैं, दे आर नॉट एंटरटेनिंग एनी PR राइट नाउ। PR राइट नाउ मतलब उस वीज़ा के थ्रू वो सिर्फ स्टूडेंट्स जाते हैं, ठीक है। तो टाइज टू होम कंट्री वो इसलिए देखना चाहते हैं कि आपके पास कुछ रीज़न है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आज के समय बीइंग अ फादर ऑफ 2 किड, अगर मैं अप्लाई करता हूँ जॉब वहाँ पर स्टडी के लिए, तो मैं ये बताऊँगा कि आई हैव 2 किड्स टू लुक आफ्टर एंड आई हैव माई स्पाउस हु इज़ डिपेंडेंट ऑन मी। तो ये बहुत एक वैलिड बनता है कि हाँ भाई, कि इसके 2 बच्चे हैं, बच्चों को छोड़कर रह जाना इतना आसान नहीं है। सो दैट इज़ माई टाइज टू होम कंट्री। ये तो एक चीज़ हुआ। एज अ स्टूडेंट क्या होता है, स्टूडेंट को ये शो करना होता है कि उसके पेरेंट के पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि एंड ऑफ द टाइम वो सारे प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो बच्चा वो इनहेरिट करता है। सो दैट बिकम अ रीज़न। कई लोग होते हैं जो थोड़ा ग्रोन अप है, वो किसी बिजनेस में स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे बिजनेस में है बट दे वांट टू स्टडी, तो वो दिखा सकते हैं कि वो बिजनेस में मेरा स्टेक्स है, एंड तो ये भी एक रीज़न बन जाता है। किसी के पास अच्छी जॉब ऑफर है बट टू मीट द कंडीशन ऑफ जॉब ऑफर दे वांट टू स्टडी, so they can show their job offer also. That means by strong convincing reasons आपको उनको बताना है कि these are the factor, these are the things and due to which I have to have come back. ये नहीं कि I have to help my old elderly parent, मैं उनका अकेला बच्चा हूँ, उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता है। फॉर देम उनका एक ही चीज़ है, पैसा ही उनके सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट रीज़न है टू रिटर्न बैक। अगर वो है तो दे आर सेटिस्फाइड। सो एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रूव आवर टाइज टू होम कंट्री। Okay, sir. So next question will be, is it risky to apply visa by ourselves or there should be any consultant for the same ओके, cases? सो क्वेश्चन इज कि क्या स्टूडेंट जो है खुद से अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्यों कंसल्टेंट को पैसा दे या फिर किसी एजेंट्स को बीच में रखे। सो टेक्निकली यस दे कैन अप्लाई, बट मैं स्टैट से प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि एक वर्ड होता है MARA, दैट मीन्स माइग्रेशन एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड, माइग्रेशन ऑस्ट्रेलियन रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है। तो MARA एजेंट्स के थ्रू या उनके लिंक्ड एजेंट्स के थ्रू जो एप्लीकेशन गया है, उनकी सक्सेस रेट 85% है।
जबकि जो सेल्फ एप्लीकेशन हुआ है उसकी सक्सेस रेट लेस देन 60% है। उसके बाद वही जो स्टूडेंट जो सेल्फ अप्लाई किए हैं, जब वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाता है तो दे रीअप्लाई रिकन्सिडरेशन के लिए, उसकी सक्सेस रेट लेस देन 5% है। तो फिगर इटसेल्फ कह रहा है कि अगर आप खुद से आप करेंगे चीज़ों को, सो द चांसेस आर लाइक दिस कि आपकी वीज़ा एक्सेप्टेंस की बहुत कम है, उसकी जो चांसेस हैं। रीज़न क्या है? रीज़न जो मैंने पहले बताया कि दे आर इनएक्सपीरियंस्ड, उनको बिकॉज जो प्रोफेशनल्स होते हैं दे नो द रियल रिक्वायरमेंट, लैंग्वेज पता है एसओपी की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमेशा फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज होना चाहिए, आई एम गोइंग टू डू दिस, ही विल, शी विल, इस तरीके से सेकंड या थर्ड पर्सन लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। मतलब इतनी छोटी छोटी नीटी-ग्रिटीज़ होती है एक एसओपीज़ में, जो आप ये कह देंगे कि मैं आऊँगी वापस से, आपने वहाँ पर किया है एमबीए, आपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट का किया है वहाँ पर एमबीए, अब रिटर्न में क्या कह दोगे कि मैं अमेज़न में सप्लाई चेन का कोर्स करूँगी। आपका सोर्स कहाँ है? आप कैसे कह सकते हो कि अमेज़न में वो है, वैकेंसीज़ हैं या 4-5 वहाँ वैकेंसीज़ हैं, और पूछ दिया जाएगा आप वहाँ कितना कमाओगे, तो आप एक वेग सा फिगर बोल दोगे 50,000 पर मंथ। हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव? इसके पीछे क्या एविडेंस है? तो हमें ये कहना होता है, तो एज़ पर naukri.com मैंने देखा है दैट अमेज़न जो होता है वो 1 ईयर या 2 ईयर एक्सपीरियंस को, फ्रेशर्स को वो जॉब देता है एट द सैलरी ऑफ दिस, सो दैट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो ये सारी जो एक्सपीरियंस है ना, जो एजेंट्स जो रोज़ 10 फाइल्स या 10 एसओपीज़ बनाते हैं, दे हैव अ बेटर एक्सपीरियंस। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि थोड़े से पैसे के लिए, और पैसा भी बहुत ज़्यादा एजेंट्स चार्ज नहीं करते इन सब चीज़ों के लिए, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हायर एन एजेंट एंड outsource this painful task, which is actually the main reason of their visa refusal. Sir. So we'll just conclude our whole session with our last question. That will be, according to you, what are the overall mistakes generally students make in their visa process? Okay. तो ओवरऑल अगर वीज़ा प्रोसेस, ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा प्रोसेस की बात करें और उस पर सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं उसकी अगर हम बात करें, सो आई कैन लिस्ट इट आउट। नंबर 1 है वीक जेनेरिक एसओपी या फिर जीएस स्टेटमेंट। जेनेरिक एसओपी, एज आई सेड कि डूइंग दिस कोर्स इज़ माई ड्रीम, आई लव माई पेरेंट्स सो आई कैन नेवर लीव माई पेरेंट्स सो आई विल कम बैक, ये सारे जेनेरिक स्टेटमेंट हैं, ठीक है। उसके बाद पुअर फाइनेंशियल एविडेंस, जो आपने जो फाइनेंशियल फंडिंग्स के जो आपने सोर्स बताया दैट हाउ यू आर गोइंग टू फंड योर स्टडीज़, उसकी प्रॉपर कन्विंसिंग तरीके से, या ऐसा कुछ है कि आपके पास प्रॉपर्टी है बट वो लिक्विडेट नहीं है, प्रॉपर्टी में भी डिस्प्यूटेड है, मे बी 2-3 लोगों के नाम पर है, तो ये छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं ये बन जाता है। उसके बाद इनकम्प्लीट एंड इनकन्सिस्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आपने कुछ जॉब्स बताया है तो वो जॉब्स के जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। और उसके बाद इनकन्सिस्टेंट, आपने कह दिया कि मैंने इस जॉब में, इनकन्सिस्टेंट मतलब जो आपने कहा है, जैसे मैंने ये कोर्स किया है इस बीच में, बट उस कोर्स का वो कुछ और ही चीज़ें हैं, तो वो इनकन्सिस्टेंसी होता है। देन कोर्स मिसमैच, आपने कॉमर्स किया या आपने बीएससी किया है, बट अब बीएससी करने के बाद इंडिया में बहुत या एग्जांपल लेते हैं 12th में, इंडिया में बड़ा सिस्टम है कि कई बच्चे जो होते हैं बायोलॉजी पे 12th करते हैं एंड देन दे शिफ्ट टू बीकॉम कॉमर्स में, क्योंकि उनको लगता है कि साइंस बहुत मुश्किल है। बट ये चीज़ें अगर वहाँ करेंगे ना तो ये दिस बिकम्स अ वेरी फेयर चांस कि उनकी वीज़ा रिफ्यूज़ होने वाली। तो इसको बोला जाता है कोर्स मिसमैच, मतलब इसमें प्रॉपर करियर प्रोग्रेशन नहीं होता। उसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइज टू होम कंट्री, ये भी उन लोग प्रॉपरली नहीं शो कर पाते कि क्या रीज़न है जिसके वजह से वो इंडिया वापस आएंगे ही आएंगे। उसके बाद प्रीवियस रिफ्यूज़ल को छुपाना, एंड लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो एक्चुअली आपके प्रोसेस का सबसे शुरुआत पार्ट है, दैट चूजिंग द कॉलेज। अगर आपने किसी लो क्वालिटी कॉलेज को अगर चूज़ किया है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल्स के चांसेस वहीं पर बहुत बढ़ जाते हैं। GO8 जैसे ग्रेट ऑफ 8 जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप 8 कॉलेजेस हैं, ये सारे कॉलेज को अगर आप चूज़ करते हो तो आपकी 90% चांसेस है कि आपकी वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगी। दैट मीन्स आप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपकी जो वीज़ा एक्सेप्टेंस चांसेस है वो भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स दैट वन शुड लुक आफ्टर in order to when they are making their study visa application for the Australia.